नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी और उनमें से कुछ प्रश्न CGPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा चुके थे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए 10 ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिनमें से कुछ प्रश्न मैंने CGPSC की पिछली परीक्षाओं से लिया है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, मतलब कि सुमेलित करना है आप लोगों को। तो एक तरफ जो है अपना जो विद्रोह हुआ था हमारे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय में, वो दिया हुआ है। दूसरी तरफ वह विद्रोह किस राज्य से संबंधित था, यह दिया हुआ है। तो आपको जोड़ी मिलाना है। तो पहला दिया हुआ है मोपला, उसके बाद दिया हुआ है मुरिया, उसके नीचे दिया है रंपा, उसके नीचे दिया है मुंडा, और इधर जो है दूसरे साइड स्टेट में दिया हुआ है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़। तो हम लोग जोड़ी मिला लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मोपला दिया हुआ है। तो देखो जो मोपला है, मोपला विद्रोह बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो बहुत सारी परीक्षाओं में मोपला के संदर्भ में पूछा गया है। तो जो मोपला विद्रोह है ये कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था, जिस समय महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया ना जिस वर्ष, तो उसी वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था। ये कहां पर हुआ था, तो केरल में हुआ था। केरल में जो मालाबार तट है ना, वहां पर जो मोपला लोग हैं ये मूलतः मुसलमान लोग थे, तो उनके द्वारा विद्रोह किया गया था। जो मुसलमान मोपला थे ना, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। शुरुआत में तो ये जो विद्रोह है ये अंग्रेजों के खिलाफ था, अंग्रेजों के अत्याचार पूर्ण नीतियों के खिलाफ था। क्या था कि जो मोपला किसान थे ना, उन्होंने जो जमींदार लोग थे जो काफी मतलब किसानों का शोषण करते थे, तो उनके खिलाफ हो गए थे ये, और अंग्रेज जो हैं उन जमींदारों का समर्थन कर रहे थे। और जो महात्मा गांधी जी थे, मौलाना शौकत अली जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, तो इन नेताओं ने भी इस विद्रोह का समर्थन किया था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और शुरुआत में ये अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन आगे चल करके ये जो मोपला विद्रोह है ना, ये एक क्या कहेंगे, जो एक होता है ना सांप्रदायिक रूप ले लिया। मतलब कि जो मोपला थे, जो मुसलमान किसान थे, इन्होंने क्या किया, जो हिंदू जमींदार थे ना उनकी हत्या करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्होंने इनके ऊपर काफी अत्याचार कर रखा था। तो केरल में हुआ था 1920 में। तो आप लोग ना जोड़ी मिला लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा रंपा। तो रंपा विद्रोह ये कहां पर हुआ था, रंपा विद्रोह। तो ये जो है ना रंपा विद्रोह, सॉरी रंपा ये ना, नहीं मुरिया दिया है शायद ना दूसरा, हाँ दूसरा जो है आपका मुरिया दिया हुआ है, माफी चाहूंगा मैं, मुरिया अथवा मुड़िया, दूसरा दिया है मुरिया विद्रोह। तो ये जो मुरिया विद्रोह है ये कहां से संबंधित है, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है मुरिया विद्रोह। ये कब हुआ था, तो 1878 के आसपास में हुआ था। देखो क्या है कि जो मुरिया है इनका जो संकेंद्रण है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में, बस्तर वाले क्षेत्र में है इनका संकेंद्रण। तो इस समय यहाँ के जो राजा थे, चूंकि जो बस्तर है वो एक रियासत हुआ करता था अंग्रेजों के अधीन, ब्रिटिश सरकार के अधीन। तो यहाँ के जो राजा थे वो ठीक ठाक थे, अपनी जनता का अच्छा भला करते थे, लेकिन चूंकि वो अंग्रेजों के नियंत्रण में थे तो उतना कुछ करते नहीं थे। तो यहाँ के जो दीवान थे वो इन मुरिया आदिवासियों को काफी परेशान किया करता था। तो इसी समय 1878 में ही जो प्रिंस ऑफ वेल्स है, ब्रिटेन का जो राजकुमार है, वो भारत आता है, बंबई आता है। तो जितने भी राजे रजवाड़े होते हैं सबको बंबई बुलाया जाता है उनके स्वागत के लिए। तो यहाँ के राजा भी जाते हैं। अब इन मुरिया आदिवासियों को भय होता है कि राजा यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ के जो दीवान है वो हमारे ऊपर और अत्याचार करेंगे। तो ये लोग जो है विद्रोह कर देते हैं और राजा को जो है बस्तर से बाहर जाने से रोके रखते हैं। तो यही जो है मुरिया विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद जो अगला दिया हुआ है तीसरा, वो है रंपा, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह ये कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश के तटवर्ती प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती वाला जो भाग है ना, वहां पर हुआ था। ये लगभग 1879-80 में ये वाला विद्रोह
हुआ था, वहां के जो किसानों द्वारा ये विद्रोह किया गया था, इसको भी कुचल दिया गया था। देखो जितने भी विद्रोह हुए ना, सबको अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया था बुरी तरीके से। उसमें चौथा क्या दिया है, चौथा दिया है आपका मुंडा विद्रोह। तो देखो जो मुंडा विद्रोह है ना, ये अलग अलग समय में हुआ है, मतलब कोई एक इसका निश्चित समय नहीं है। जो मुंडा आदिवासी थे, इन्होंने अलग अलग समय काल में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया है। अब बात करते हैं मुंडा कहां है, तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, उड़ीसा। ये सीजीपीएससी से लिया गया क्वेश्चन है। वैसे अगर हम लोग देखें ना, तो जो मुंडा आदिवासियों का जो अधिकतर जो संकेंद्रण है, अगर हम बिरसा मुंडा को देखें जिन्होंने इस आंदोलन में मुंडा आदिवासियों का नेतृत्व किया था, तो वो छोटा नागपुर का पठार जो कि वर्तमान में झारखंड आता है। हालांकि उसका कुछ क्षेत्र जो है उड़ीसा भी पड़ता है, मुंडा आदिवासी जो है उड़ीसा में भी है। तो अगर झारखंड भी हो तो उसको आप लोग टिक कर सकते हो। तो ये अगर हम लोग टाइम देखें, बिरसा मुंडा को अगर हम लोग लेके चलें, जिसने मुंडा जो आदिवासी थे उनका नेतृत्व किया, तो ये लगभग 1899 से 1900 इनका जो समय था विद्रोह का। तो बिरसा मुंडा आप लोग ध्यान रखेंगे, मुंडा आदिवासियों में काफी मतलब इनका नाम है, इन्होंने इन आदिवासियों को एकजुट किया। तो आप लोग जो है ये जो भी कूट है उसको मिला लीजिएगा। मोपला आपका केरल में, मुरिया छत्तीसगढ़ में, रंपा आंध्र प्रदेश में, मुंडा उड़ीसा में। तो अभी हम लोग ना आने वाले समय में पूरा जो आदिवासी विद्रोह है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है ना, उसके अंतर्गत। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें काफी मिस्टेक होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ये पूछ रहा है, मैं साथ साथ में इसको क्लीन भी कर लेता हूं। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अगर हम लोग बात करें भारत के पहले गवर्नर जनरल की, तो वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वहीं बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स को आप लोग याद रखेंगे। और वहीं अगर भारत के पहले वायसराय की बात करें तो वो होता है लॉर्ड कैनिंग वायसराय। देखो 1858 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, और जो पहले गवर्नर जनरल होता था उसी को क्या कर दिया गया? वायसराय बना दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय हुआ। और ये जो वायसराय वाला जो सिस्टम है, ये 15 अगस्त 1947 में समाप्त हो जाता है। जो लॉर्ड माउंटबेटन था वही आखिरी वायसराय हुआ, और वही जो है हमारे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहां प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो जो लॉर्ड माउंटबेटन था, 15 अगस्त 1947 की स्थिति में ये भारत का वायसराय था। लेकिन जो भारत की जो स्वतंत्रता वाला जो अधिनियम पारित किया गया था ना, उसमें ये बोला गया था कि वायसराय का पद समाप्त होगा, और वायसराय के स्थान पर जब तक भारत का संविधान तैयार होकर के लागू नहीं हो जाता तब तक भारत का एक गवर्नर जनरल होगा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय था उसी को जो है गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो वो जो है पहला स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो जो सी राजगोपालाचारी है उनको जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो वही जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे। देखो अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि भारत का मतलब कि पहला वह भारतीय कौन था जो कि भारत का गवर्नर जनरल बना, तो उसमें भी आपको सी राजगोपालाचारी ही आएगा। तो सी राजगोपालाचारी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ। वहीं अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता कि भारत का अंतिम यूरोपीय कौन था, सॉरी मैं प्रश्न ढंग से नहीं बना पा रहा हूं, तो कुछ अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर, यूरोपीय गवर्नर वो कौन था, तो वहां आपको लगाना है लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय वो भी लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन खाली ऐसे ही पूछे भारत का आखिरी गवर्नर जनरल, तब आपको लगाना है सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया
इंडियाज पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू। तो ये जो पुस्तक है किसने लिखा है इसको? राम मनोहर लोहिया जी ने इस पुस्तक को लिखा है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। वहीं अगर हम लोग बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जो बहुत जानी जाती है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है और भारतीय इतिहास में उसका काफी महत्वपूर्ण स्थान भी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज नाम से इसका जो है दूरदर्शन में धारावाहिक भी बनाया गया था। आज भी जो है ये काफी देखा जाता है, खास करके स्टूडेंट भी इस धारावाहिक को देखते हैं। भारत एक खोज नाम से है, आप भी इसको जरूर से देखिएगा। पूरा इसमें ना भारत का जो इतिहास है शुरू से लेकर के वर्तमान समय तक को दिखाया गया है। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया है। वही बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की, तो इन्होंने ना एक अखबार निकाला था अल हिलाल अल बिलाल करके। और जो सरोजनी नायडू हैं इनको जो है क्या कहते हैं, इनके बारे में कुछ मैं भूल रहा हूं, तो गलत बताने से अच्छा है कि सरोजनी नायडू को फिलहाल हम लोग स्किप कर लेते हैं। तो ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? राम मनोहर लोहिया जी के विषय में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूरा मैंने नहीं पढ़ा था कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा वर्ग ने विरोध किया। मतलब कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा वर्ग ने विरोध किया, इसी कारण उसने जो है धर्म नहीं चलाया। तो ऑप्शन देखिए, बलबन दिया हुआ है, इल्तुतमिश दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखो, मध्यकालीन भारत का एक ऐसा शासक हुआ है जिसने अपने तलवार के बल पर पूरे भारत को जीत लिया था। वैसे इससे पहले हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, समुद्रगुप्त थे, उन्होंने भी पूरे भारत को जीता था। लेकिन अगर मुसलमान शासकों के संदर्भ में पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी वह व्यक्ति था जिसने पहली बार भारत के लगभग पूरा दक्षिण भारत जीत लिया था, उत्तर भारत जीत लिया था। उसका जो सेनापति था ना मलिक काफूर 1000 दीनारी, जिसको गुजरात से पकड़ा गया था, एक हिजड़ा था और उसको 1000 रुपए में खरीदा गया था, इसीलिए उसको 1000 दीनारी कहा जाता था, मलिक काफूर। तो उसी ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान में भूमिका निभाई थी और पूरा दक्षिण भारत को अलाउद्दीन खिलजी के लिए जीत लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक कहना चाहिए कि एक बड़ा ही श्रेष्ठ सेनानायक था, तो उसकी ये प्रबल इच्छा थी कि वो एक नया धर्म चलाए। उसने अपने समर्थकों को बोला कि हमारी जो तलवारें हैं वो लोगों को इस नए धर्म को कबूल करने के लिए बाध्य कर देगी। हम लोग अपने तलवार के बल पर अपने धर्म को पूरे तरफ फैला सकते हैं। इसके अलावा ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये पूरे विश्व को जीतना चाहता था। और इससे पहले ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था? सिकंदर। इसी कारण इसने जो है सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता कैसे प्राप्त की थी? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, प्रश्न पूछा भी जाता है। तो इसके चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के पहले शासक हुए। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से विवाह भी किया था, तो वो भतीजा भी था साथ ही साथ दामाद भी था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने चाचा को अपने डेरे में बुलाया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के एक राज्य देवगिरी में जलालुद्दीन खिलजी की अनुमति के बिना आक्रमण कर दिया था। तो इससे जलालुद्दीन खिलजी थोड़े से खफा हो गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को बोलते हैं कि आप जो है मुझसे अकेले में मिलिए, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, काफी मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूं। तो जो जलालुद्दीन खिलजी है वो चला जाता है और जो अलाउद्दीन खिलजी है वहां पर धोखे से जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है और उसके पूरा जो उसका जो सर है ना उसको लेकर के फिर वो अपना राज तिलक भी करवाता है, मतलब अपना राज्यारोहण भी करवाता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें गयासुद्दीन बलबन की, जिसने भारत में जो फारसी परंपराएं हैं ना उसको लागू करवाई थी, जो पैबूज हो गया, सिजदा हो गया, जो पारसियों
पारसियों का जो त्योहार है नवरोज, जिसको कि अकबर भी मनाया करता था, तो वो सब चीजें जो है बलबन द्वारा शुरू किया गया था। वहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो जिसको पागल सुल्तान का खिताब दिया जा चुका है। क्यों? क्योंकि इसकी जो योजनाएं थी, हालांकि अच्छी योजनाएं थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जनता को ध्यान में रख करके बनाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी योजना सफल नहीं हो सकी थी। इसी कारण इसको जो है पागल सुल्तान, विरोधी गुणों का सम्मिश्रण आदि कहा गया है। वही बात करें इल्तुतमिश की, जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान हुआ और इसको ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा, किसके शासनकाल में हुणों ने भारत पर हमला किया? तो आपको बताना है कि हुणों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। तो यहां पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सबके सब जो हैं गुप्त वंश के शासक हैं। तो इस जो हुण है, ये कौन थे हुण? तो ये लोग चीन से आए हुए थे हुण, और बड़ा ही इन्होंने उत्पात मचाया हुआ था, भयंकर आक्रमणकारी थे हुण। तो ये लोग जो है गुप्त शासकों के टाइम पर गुप्तों के राज्य पर अटैक करते हैं। तो किस शासक के टाइम पर? तो देखो समुद्रगुप्त, उसने तो भाई पूरा का पूरा दक्षिण भारत जीत लिया था, भारत के लगभग सभी शासक समुद्रगुप्त के सामने झुकते थे, तो उसके टाइम पर हुण भला आ सकते हैं क्या? नहीं आएंगे ना। उसके बाद जो रामगुप्त दिया हुआ है, रामगुप्त के संदर्भ में कहा जाता है कि वो बड़ा ही निकम्मा टाइप का शासक था, मतलब उतना योग्य था नहीं, लेकिन वह समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ और उसके समय में शकों का आक्रमण हुआ था। किसके टाइम पर? रामगुप्त के समय में। और जो शक थे ना, उन्होंने रामगुप्त को बोला कि भाई हमने तुमको घेर लिया है, अगर तुमको बचना है हम लोग घेरा तभी हटाएंगे अगर तुम अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को हमारे डेरे में भेजोगे। तो जो रामगुप्त है वो तैयार हो जाता है, ठीक है भैया हमको अपनी जान प्यारी है, हमारी रानी को ले जाओ तुम। तो वो तैयार हो जाता है। लेकिन यहां पर रामगुप्त का छोटा भाई और समुद्रगुप्त का दूसरा बेटा चंद्रगुप्त, वो जो है मतलब बड़ा मतलब वो होता है कि ऐसे कैसे हम लोग अपने खानदान की जो बहू है उसको जो है शत्रु को सौंप देंगे। और चंद्रगुप्त क्या करता है, वो जो है ना बिल्कुल स्त्री वेश धारण कर लेता है और अपने साथियों को भी स्त्री वेश धारण करवाता है, जिनको अपनी दासियां बनाता है, और खुद जो है रानी की पालकी वगैरह में सवार होकर के शत्रु के डेरे में चला जाता है। और शत्रु ये समझती है कि रामगुप्त ने अपनी रानी को हमारे लिए भेज दिया है। और जो शत्रु है ना वो कामातुर, जो मतलब काम वासना में आतुर होकर के जैसे ही रानी को आलिंगन करना चाहते, गले वले लगाना चाहता है, तो जो चंद्रगुप्त है वो फिर ना शक शासक को मार देता है। उसके जो दूसरे साथी हैं वो लोग भी, जितने भी शक होते हैं सबको मार देते हैं, और बाहर जो शक सेना होती है वो भी फिर आत्मसमर्पण कर देती है। तो इस प्रकार से जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है वो शकों को परास्त कर देता है और इसके बाद अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है और उसकी पुत्री ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है। तो इस टाइप से जानकारी मिलती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं इसके अलावा भी ये तो उस समय की जो भी किताबें थी उसमें ये चीजें दी हुई है। एक लेखक थे, इतिहासकार कह सकते हैं या फिर साहित्यकार बोल सकते हैं, जिसका नाम था विशाख दत्त। तो विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नामक एक नाटक लिखा है जिसमें ये सारी कथा वर्णित है। इसके अलावा भी कुछ और पुस्तकें हैं जिसमें ये कथा का वर्णन मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है उसके कुछ अभिलेखों से ऐसा प्रमाण मिलता है कि उसने शकों को बुरी तरह से परास्त किया था। इस समय ना शक, जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है ना, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उस तरफ शकों का वर्चस्व था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है उसने शकों को उस क्षेत्र से परास्त किया और वहां से खदेड़ दिया और उस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पर भी हुणों का आक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन इसके समय में किसके साथ लड़ाई हुई थी? शकों के साथ। तो अब बच गया स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के समय में ही हुणों के भयंकर आक्रमण हुए थे, लेकिन स्कंदगुप्त अपने पूर्ववर्ती शासकों के समान ही योग्य साबित हुआ और उसने अपने साम्राज्य को इन बर्बर हुणों के आक्रमण से बचा लिया। लेकिन जो स्कंदगुप्त था उसने हुणों का पूरी तरह से दमन नहीं किया। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि हुणों का पूरी तरह से दमन किसने किया, तो एक नाम याद रखेंगे, यशोवर्मन। यशोवर्मन ये कौन था?
तो ये दक्षिण भारत में एक स्थान है मालवा, आज भी है ना दक्षिण भारत में एक स्थान मालवा का क्षेत्र बोला जाता है। तो यशोवर्मन मालवा का शासक था। इसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है मंदसौर नामक स्थान से, जिसको मंदसौर का अभिलेख कहा जाता है। तो इसी मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन द्वारा हुण शासक मिहिर कुल को परास्त करने का जिक्र मिलता है। तो इसने ना हुणों को लगभग भारत से खदेड़ ही दिया था, लेकिन फिर भी इसके बाद भी हुण जो है कभी कभार भारत में अटैक करते थे। तो हुणों को अंतिम रूप से किसने परास्त किया? यशोवर्मन, जो कि मालवा का शासक था। वही गुप्त शासक स्कंदगुप्त के टाइम पर हुणों का आक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सम्राट अशोक के बहुत सारे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो उसके शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, टी कैंथलर, चार्ल्स मैटकॉफ, कैंपबेल और जेम्स प्रिंसेप। तो देखिए, टी कैंथलर जो पहला ऑप्शन है ना, इसने तो भाई नहीं पढ़ा है। यह वह पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेख को खोजा था। किसने? टी कैंथलर ने। देखो 1750 में ये जो टी कैंथलर है, ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, वहां पर मतलब पता नहीं किस लिए गया रहा होगा, तो वहां इसको अशोक का एक स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिस स्तंभ लेख को हम दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। तो इसको जो है 1750 में टी कैंथलर ने खोजा था। और यहीं पर जो दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला है, यहीं पर एक और स्तंभ लेख है जिसको दिल्ली टोपरा के नाम से जाना जाता है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दोनों के आगे आप लोग स्तंभ लेख लगा देंगे। तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को सर्वप्रथम 1750 में टी कैंथलर ने खोजा, बाद में फिर ये भी मिल गया होगा। अब देखो, ये जो है ना दिल्ली मेरठ दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, अशोक के टोटल 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं ना, तो उन्हीं में से 2 थे ये दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ये दोनों स्तंभ लेख ना पहले मेरठ और टोपरा नामक स्थान पर हुआ करते थे, लेकिन सल्तनत कालीन एक सुल्तान जो कि तुगलक वंश का शासक था, फिरोज शाह तुगलक, उसको कहा जाता है इतिहास में बड़ा इंटरेस्ट था, पुरानी चीजों में काफी वह रुचि लेता था, काफी सारे पुराने स्मारकों की उसने मरम्मत भी करवाई थी। तो जो फिरोज शाह तुगलक था, उसने इन दोनों स्तंभ लेखों को मेरठ और टोपरा वहां से निकलवा करके उसको दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था। इसीलिए इनको ना दिल्ली मेरठ दिल्ली टोपरा कहा जाता है। तो टी कैंथलर ये तो भाई पहला खोजने वाला व्यक्ति हुआ। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चार्ल्स मैटकॉफ। देखो चार्ल्स मैटकॉफ ना, इसका जो संबंध है 1809 से है और एक है 1836 से, 35-36 कर देते हैं, सॉरी 1835-36 चार्ल्स मैटकॉफ। तो देखो चार्ल्स मैटकॉफ 1809 में अमृतसर की संधि करता है। किससे? जो सिख महाराजा थे ना रणजीत सिंह, मतलब ये खुद से नहीं करता है, उस समय के जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो, तो उसके कहने पर चार्ल्स मैटकॉफ ने 1809 में अमृतसर की संधि की थी। उसके बाद 1835-36 में चार्ल्स मैटकॉफ जो है भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है और इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था। इसको प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। तो ये भी जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया है, अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है एक बार देखें तो जरा, कहां गया क्वेश्चन। तो अगला ऑप्शन दिया हुआ है कैंपबेल। कैंपबेल, तो देखो ये जो कैंपबेल है ना, इसका संबंध है 1857-58 की क्रांति से। कैंपबेल का संबंध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और जो तात्या टोपे थे, तो उनका जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मारा गया था वही था कैंपबेल। मतलब कि कैंपबेल को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध भेजा गया था। देखिए मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं ना, मतलब एक जो क्वेश्चन है सीधा सीधा मैं इसका आंसर बता सकता था कि अब तो तीनों तो हो गए, टी कैंथलर हो गया, आपका चार्ल्स मैटकॉफ हो गया, कैंपबेल हो गया, बच क्या गया? जेम्स प्रिंसेप। तो वही आंसर है। बहुत सारे लोगों को आंसर पता भी रहा होगा अगर मैं सीधे सीधे आंसर बता देता कि अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था। उसमें क्या था, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने यहां दूसरी चीजें भी देख ली। हाँ, टी कैंथलर के बारे में देख लिया, चार्ल्स मैटकॉफ के बारे में देख लिया, उसके बाद ये
जो कैंपबेल है इसके बारे में देख ले। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जानी, ये भी आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप वह पहला व्यक्ति था जिसको अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। अब यहां मैं सफलता क्यों बोल रहा हूं? देखो, जो अशोक के अभिलेख थे वो तो भाई हिंदी में तो नहीं लिखे रहे होंगे, अंग्रेजी में तो नहीं लिखे गए थे ना। उस समय कौन सी भाषा चलती थी? हम लोग पढ़ते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो पाली भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, ग्रीक आर्माइक भाषा में लिखे गए थे, ये पढ़ते हैं ना हम लोग। तो उसकी जो लिपि थी वो भारत में लुप्त हो गई थी, हालांकि पूरी तरह से लुप्त नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसको जो पढ़ने वाले वो न के बराबर थे। तो ऐसे में वो क्या लिखा गया है? 1750 में दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख है उसको टी कैंथलर ने खोजा, लेकिन उसको बहुत सारे विद्वानों ने पढ़ने की कोशिश की। जो भाषा विद्वान थे, भाषा के जानकार थे, उन्होंने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी पढ़ नहीं पाया। अच्छा, जो फिरोज शाह तुगलक था ना, उसने भी अपने समय में इन स्तंभ लेखों को उसके टाइम पे जो भी विद्वान रहे होंगे उनसे पढ़वाने का प्रयास किया था, लेकिन उसको भी सफलता नहीं मिली। तो यहां पर अंग्रेजों को भी कितने साल बाद सफलता प्राप्त हुई? तो 1750 में खोजा गया था, तो इसको पढ़ा गया था 1837 में। तो लगभग 87 वर्ष के बाद पढ़ा गया था। तो जेम्स प्रिंसेप को इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। ऐसा नहीं है कि उसके पहले किसी ने पढ़ा नहीं, पढ़ने का दावा किया लेकिन कोई उसका अर्थ नहीं निकला, मतलब कि उसने पढ़ करके जो भी अर्थ बताया उसका कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन जो जेम्स प्रिंसेप था उसने जो है उसको सही सही तरीके से पढ़ लिया और एक सही अर्थ निकाला। तो 1837 जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मुहम्मद ने खालिस्तान नाम रखा। तो कोई मुगल बादशाह है जिसका असल नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद था, जो मुगल बादशाह बनने के पश्चात क्या नाम रखा ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है बाबर, हुमायूं, जहांगीर और अकबर। तो देखो ये सभी मुगल बादशाह हैं, बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो जो बाबर था उसी का नाम था जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। देखो जो मुगल शासक थे ना, शुरुआत के जो 6 शासक थे, शुरुआत नहीं बोलना चाहिए, जो असल जो 6 शासक थे, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक आए उनको तो कई सारी पुस्तकों में उनका जिक्र ही नहीं मिलता है। तो जो मुगल बादशाह थे पूरा आपका बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, तो इनका जो असल नाम था ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जो बाबर है इसका जो मूल नाम था जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, और इस क्वेश्चन का आंसर यही है, जहीरुद्दीन मुहम्मद उसी ने जो है बाबर नाम से बादशाह बना था। उसके बाद जो उसका बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं इसका जो असल नाम था नासिरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं, नासिरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं। उसके बाद अकबर, अकबर का जो मूल नाम था वो था जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। उसके बाद जहांगीर, तो जहांगीर का जो असल नाम था वो था नूरुद्दीन मुहम्मद अकबर, सॉरी नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर, नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर, हाँ यही था इसका नाम। तो ये जहांगीर। उसके बाद जो शाहजहां है इसका नाम था शहाबुद्दीन शाहजहां, शाहजहां इसको उपाधि दी गई थी। वैसे ना इनके नाम काफी लंबे लंबे थे, लेकिन आपको यही नाम याद रखना है। जैसे शाहजहां का शहाबुद्दीन याद रखेंगे इतना काफी है, बाकी उसको जो शाहजहां नाम दिया गया था ना ये उसको उपाधि दी गई थी जब उसने दक्षिण भारत को जीता, तो उसके पिता जहांगीर द्वारा उसको ये उपाधि दी गई थी। वहीं हम लोग बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब का भी ना काफी लंबा नाम मिलता है, बहुत लंबा नाम मिलता है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है आलमगीर। क्या नाम याद रखेंगे? आलमगीर याद रखेंगे। तो जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, नासिरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर, नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर, शहाबुद्दीन शाहजहां, आलमगीर, औरंगजेब, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। वैसे सबके नाम काफी लंबे लंबे हैं, बस इतना आप लोग ध्यान रखेंगे तो काफी है। ये जोड़ी मिलाओ के रूप में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इसके अलावा इनके जो मकबरे हैं, मतलब मरने के बाद इनको कहां दफनाया गया, ये भी पूछा जाता है। जैसे कि बाबर को
शुरुआत में तो आगरा में दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में, लेकिन बाद में फिर जैसे कि उसकी इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए तो उसकी बॉडी को बाद में काबुल स्थानांतरित किया गया। उसके बाद जो हुमायूं है इसको कहां दफनाया गया है? दिल्ली में दफनाया गया है। अकबर, इसका जो मकबरा है आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर है। उस वक्त जहांगीर, इसका जो मकबरा है लाहौर में है। शाहजहां, ये आगरा में अपनी बेगम मुमताज महल के बगल में ताजमहल में इसको दफनाया गया। उसके बाद जो औरंगजेब है इसका मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद में है। एक और नाम याद करिएगा, जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था ना, बहादुर शाह जफर, तो इसका जो मकबरा है रंगून में है। रंगून कहां पर है? आज के म्यांमार में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे मैंने आज थोड़े से सरल क्वेश्चन लिए हैं, तो अगला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के स्क्रीन में आ रहा होगा, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध ने सबसे आखिर में किसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, यह आप लोगों को बताना है। एक ऑप्शन दिया हुआ है आम्रपाली, दूसरा दिया है अजातशत्रु, तीसरा है आनंद, चौथा है सुबुद्ध। तो देखो, जो पहला ऑप्शन है आम्रपाली, आम्रपाली भी गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित हुई थी। तो जो आम्रपाली है ये वैशाली की नगर वधु थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अजातशत्रु, जो कि मगध साम्राज्य का शासक था, मगध का शासक था, हर्यक वंश का शासक था, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। और इसी के समय, अजातशत्रु के समय ही गौतम बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। और इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। तो अजातशत्रु, इसने ना बौद्ध धर्म में दीक्षा नहीं ली थी, हालांकि यह बौद्ध धर्म का समर्थक संरक्षक अवश्य था। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया है आनंद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, आनंद जो है ये गौतम बुद्ध जी का शिष्य था, प्रिय शिष्य था। गौतम बुद्ध जी के दो प्रिय शिष्य थे, एक तो हो गया आपका आनंद, दूसरा था उपाली। ये दोनों जो है गौतम बुद्ध जी के प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। जब गौतम बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्ति हो जाती है 483 ईसा पूर्व में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 483 ईसा पूर्व में, तो इसके बाद इसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। कहां पर? राजगृह में किया जाता है। तो राजगृह में किया जाता है और उसी में ना दो पीटकों का संकलन होता है। देखो, जो बौद्ध साहित्य है उसको त्रिपीटक बोला जाता है, तीन पीटक है ना, सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक। तो जो पहले दो पीटक थे, सूत पीटक, विनय पीटक, इसका जो संकलन है प्रथम बौद्ध संगीति अर्थात 483 ईसा पूर्व में किया गया। जो सूत पीटक है इसका संकलन किया था आनंद ने सूत पीटक का, वहीं उपाली ने विनय पीटक का संकलन किया था। ये सारा चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अजातशत्रु हो गया, इसके बाद क्या दिया हुआ? अच्छा, आनंद हो गया, इसके बाद क्या दिया हुआ है? सुबुद्ध। तो आपका आंसर यही है। तो जो सुबुद्ध है ये अंतिम व्यक्ति था जिसको महात्मा बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। देखो, जो महात्मा बुद्ध जी हैं इनको निर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? कब प्राप्त हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहां प्राप्त हुआ? तो कुशीनारा में। कुशीनारा कहां पर है? मल्ल महाजनपद में। उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे ना, तो उन्हीं में से एक जो महाजनपद था मल्ल महाजनपद। और मल्ल महाजनपद के अंतर्गत दो हुआ करते थे, क्या होते थे इसमें? गणराज्य। उस समय 10 गणराज्य भी थे, तो उन्हीं में से जो दो गणराज्य थे, एक कुशीनारा और दूसरा जो है पावा। तो ये जो है कुशीनारा में इनको जो है निर्वाण प्राप्त होता है। कब? 483 ईसा पूर्व में। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जी अपने जीवन के अंतिम समय में चुंद नामक सुनार के यहां ठहरते हैं। चुंद जो कि सुनार था, कुछ पुस्तकों में कुछ अलग चीज भी दिया हुआ होता है, लेकिन नाम चुंद ही मिलता है। तो चुंद सुनार, तो इसके यहां ये ठहरते हैं। और ये जो व्यक्ति है थोड़ा सा मतलब बेकार टाइप का व्यक्ति था, तो ये महात्मा बुद्ध जी को ना मांस खिला देता है, जिससे महात्मा बुद्ध जी बीमार पड़ जाते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन वो जो है अपने मतलब जीवन समाप्त होने से पहले सुबुद्ध को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। तो सुबुद्ध अंतिम व्यक्ति था जिसको महात्मा बुद्ध जी ने अपने द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 9वां क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन नंबर 1, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक
अल्बुकर्क और डुप्ले। देखो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, हम लोगों ने पढ़ लिया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके समय में काफी सारे सुधार किए गए। इसको जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक बोला जाता है, पुलिस सेवा का जनक बोला जाता है। स्थायी बंदोबस्त इसने लागू किया, लेकिन इस तरह की कोई चीज सती प्रथा पर रोक लगाने वगाने वाला काम इसने नहीं किया। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसने सती प्रथा पर रोक लगाया था। सन 1829 में इसने एक कानून बनाया नियम 17 के अंतर्गत और सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को जबरन सती होने के लिए उकसाता है, प्रेरित करता है, तो उसको मानव वध का दोषी माना जाएगा। अच्छा, ये सती प्रथा क्या है ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या था कि पहले ना अगर किसी विवाहित पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उस पुरुष की पत्नी को भी उसके पति की चिता के साथ जलकर मरना होता था। मतलब उस टाइम पे जो विधवा है उनका जो जीवन है काफी कष्टमय होता था। तो प्राचीन समय में जो विधवा स्त्रियां होती थी वो अपने पति के साथ जलकर मरना ठीक समझती थी, क्योंकि जो अगर वो जीवित रहेंगी तो विधवाओं का जीवन बड़ा कष्टमय, उससे अच्छा अपने पति की चिता के साथ जल के मर जाओ तो लोग जो है वो अच्छा अच्छा भी बोलेंगे। जबकि धीरे धीरे जो है ये जो प्रथा है ये कुप्रथा में तब्दील होने लगा। अगर किसी के यहाँ किसी विवाहित पुरुष की मृत्यु हो जाती तो उसकी पत्नी को भी जबरन उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर वह विधवा स्त्री जीवित रहेगी तो उसका भरण पोषण करने का जिम्मेदारी किसको होगा? जो घर वाले होंगे उन्हीं को होगा। तो वो लोग क्या करते थे, उसको जबरन चिता में लिटा देते थे और जला देते थे। तो ये कुप्रथा थी। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने 1829 में एक कानून बनाया नियम 17 के तहत और इस प्रथा को बंद कर दिया। और इसमें उनको प्रेरणा कहां से मिली? तो राजा राममोहन राय का नाम याद रखेंगे। राजा राममोहन राय जी की भाभी, उनको ना सती किया गया था। राजा राममोहन राय, इनके बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो उनकी पत्नी को जो है उनकी चिता के साथ जला दिया जाता है। तो राजा राममोहन राय इससे काफी आहत होते हैं और अपने समाचार पत्रों में सती प्रथा के विषय में काफी कुछ लिखते हैं, जिससे विलियम बेंटिक प्रेरित होकर के 1829 में इस कुप्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाता है। लेकिन ये जो विलियम बेंटिक था पहला यूरोपीय नहीं था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो पहला यूरोपीय कौन था? अगला जो ऑप्शन दिया है अल्बुकर्क, वही था। अल्बुकर्क ये कौन था? तो पुर्तगाली गवर्नर। हमारे भारत में जो सबसे पहले यूरोपीय जो आए वो पुर्तगाली ही थे ना। 1498 में वास्को डी गामा आया, पहला यूरोपीय जो समुद्री रास्ते से होकर के भारत आया। तो समुद्री रास्ते से भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। पहला व्यक्ति वास्को डी गामा जो 1498 में आया। इसके बाद फिर जो पुर्तगाली थे उन्होंने दक्षिण भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र थे वहां पर अपना अधिकार करना, वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो अल्बुकर्क है ये फिर 1509 में, कब? 1509 में पुर्तगाली क्षेत्रों का गवर्नर बनकर के आता है और 1515 तक यहां पर गवर्नर रहता है। और इसी के समय में ना गोवा को भी जीत लिया जाता है और भी कुछ छोटे मोटे प्रदेशों को ये लोग जीत लेते हैं। तो जो अल्बुकर्क था ये पहला यूरोपीय था जिसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। देखो क्या था ये, इसका ना इसमें भारतीयों का कोई हित नहीं था इसमें, जबकि जो विलियम बेंटिक ने जो किया था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा भारतीयों का हित था। लेकिन जो अल्बुकर्क ने जो किया उसमें भारतीयों का बिल्कुल भी हित नहीं था। देखो अल्बुकर्क का क्या मानना था कि वो ये मानता था कि हम लोग जो है पुर्तगाल से लोगों को लेकर के आ रहे हैं यहां पर काम करने के लिए, यहां पर सैनिक के रूप में कार्य करने के लिए। अगर हमको यहीं से ही लोग मिल जाए, यहीं से ही पुर्तगाली मिल जाए तो हमको पुर्तगाल से अपने देश के, अपने देशवासियों को भारत नहीं लाना पड़ेगा। तो भारत में पुर्तगाली कैसे मिलेंगे? तो इसके लिए उसने क्या किया, जो पुर्तगाली सैनिक थे उनको प्रेरित किया कि वे भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करें। लेकिन
अब सोचिए हमारा जो भारतीय समाज है वो जाति प्रथा को कितना मानता है। अगर किसी दूसरे जाति में कोई विवाह कर ले तो पूरा मतलब समाज से ही बाहर कर दिया जाता है। अभी भी काफी प्रचलन में है, लेकिन पहले तो ये चीजें काफी काफी जटिल थी। तो वैसे समय में कोई भारतीय परिवार अपनी बेटी का विवाह किसी विदेशी से भला कैसे करवाएगा, तो ये समस्या थी। तो इसके लिए जो अल्बुकर्क था उसने क्या किया, अपने क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र में उसका अधिकार था, तो उसने देखा कि कोई प्रथा है, सती प्रथा, जिसमें विधवा स्त्री जो है अपने पति के चिता में जल करके मर जाती है। तो उसने ना इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया कि आज के बाद हमारे क्षेत्र में, मतलब कि पुर्तगालियों का जिन भी क्षेत्र पर अधिकार है, छोटे मोटे क्षेत्रों पर, तो वहां पर कोई भी स्त्री सती नहीं होगी। उसके पति की डेथ हो जाती है, उसको जलाओ, लेकिन जो विधवा स्त्री है उसको सती नहीं होना है, जलाना नहीं है। अब समस्या ये आई कि अब विधवा है, उसका जीवन कैसे चलेगा। तो लोग जो है विधवाओं का वैसे ही बहिष्कार कर देते हैं। तो अब जो है उस विधवा स्त्री से पुर्तगाली सैनिक विवाह कर सकते हैं, और उसमें जो है उसके जो परिवार वाले, उनको भी कोई टेंशन नहीं, भाई बला टल गई, नहीं तो उसको जीवन भर खिलाना पड़ेगा, बैठ के उसका भरण पोषण करना पड़ेगा। तो जो अल्बुकर्क था इसने अपने फायदे के लिए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ताकि जो विधवा स्त्रियां हैं वो जल करके न मरे, उनसे जो है पुर्तगाली सैनिक विवाह करें, और बाद में फिर जो पुर्तगाली उनसे जो है जो संतान उत्पन्न होंगे वो फिर पुर्तगाली होंगे, जो कि आगे चल करके इनके लिए काम करेंगे। तो ये जो था अल्बुकर्क, ये पहला यूरोपीय था जिसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। उसके बाद जो ऑप्शन में दिया हुआ है डुप्ले, डुप्ले ना फ्रांसीसी गवर्नर था। इसके संदर्भ में एक चीज याद रखेंगे कि इसने भारत में पहली बार सहायक संधि को क्रियान्वित किया था। वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि वेलेजली ने सहायक संधि को पहली बार लागू किया था, लेकिन उससे भी पहले डुप्ले ने सहायक संधि को क्रियान्वित किया था। तो ये सब कुछ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा जाता है तो बच्चे वही लॉर्ड विलियम बेंटिक को लगा देते हैं, लेकिन अल्बुकर्क पहला यूरोपीय था जिसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था अपने फायदे के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन मैंने लिया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, यशोवर्मन। तो देखो, नालंदा विश्वविद्यालय हमारे भारत में ना प्राचीन समय में बड़े बड़े बौद्ध विहार, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। हालांकि वहां पर आज जैसी शिक्षा दी जाती है ना, जैसे अलग अलग कोर्स होते हैं, स्टूडेंट एडमिशन लेता है, उस टाइप से नहीं होता था, अलग तरीके से होता था। थोड़ा सा उसमें धर्म वाली चीजें थोड़ी ज्यादा होती थी, लेकिन फिर भी शिक्षा काफी दी जाती थी। अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी, धर्म की, दर्शन की, यहां तक कि विज्ञान गणित जैसे विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। तो उन्हीं में से एक विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि वर्तमान जो बिहार राज्य है उसके अंतर्गत ये आता था। तो इसके स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसके स्थापना का श्रेय दिया जाता है गुप्त शासक कुमार गुप्त को। वैसे तो कोई स्पष्ट इसका प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन जितने भी प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर कुमार गुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वहीं जो ऑप्शन में धर्मपाल दिया हुआ है, जो कि पाल वंश का शासक था, इसने भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये भी जो है बिहार में है, तो ध्यान रखेंगे। वहीं जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इनके समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय बड़ा प्रसिद्ध था, और जो इनके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, ये भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे, और वहां के ये आचार्य भी थे। और खुद चंद्रगुप्त मौर्य, उसने भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसके अलावा गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय, इन सब के अलावा भी हमारे भारत में और अनेक विश्वविद्यालय थी, जो कि बौद्ध विहार के रूप में था, चैत्यों के रूप में था। मैंने ना भारत के विश्वविद्यालयों के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको जरूर से देखिएगा। मैं उसको खोज करके ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। सारे जो शिक्षा के केंद्र थे उनके बारे में मैंने वहां पर बताया है। वही यशोवर्मन, तो यशोवर्मन के विषय में मैंने पीछे बताया कि उसके टाइम पर हुणों का आक्रमण हुआ था, जो कि मालवा का शासक था यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि उसने हुणों का दमन किया था।
तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मैंने सीरीज शुरू की है जिसमें मैं केवल 10 क्वेश्चन ले रहा हूं और एक एक क्वेश्चन के पीछे मैं 5 मिनट 7 मिनट या फिर उससे ज्यादा भी टाइम ले रहा हूं, तो ये मतलब सीरीज को जारी रखना है या इसको बंद करना है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर सीधा 50-60 क्वेश्चन लेके उसको 20-30 मिनट में खत्म कर देना है, इस टाइप का वीडियो बनाना है तो बताइएगा। और इस वीडियो के मतलब इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।